एनवीएन के साथियों, नमस्कार, सलाम। मैं हसन कमाल आपके सामने हूँ। दोस्तों, एक खबर आई है, वो खबर बहुत गंभीर है। ऐसा है कि अमेरिका में एक कमीशन है, यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, यानी इंटरनेशनल पैमाने पर लोगों को मजहबी धार्मिक आज़ादी है या नहीं, इसकी जांच परख करने वाला एक कमीशन अमेरिका में है। ये कोई एनजीओ नहीं है, ये सरकारी अदारा है कि उसके अंदर रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी के मेंबर्स होते हैं और 2-3 बाहर के मेंबर लिए जाते हैं, नॉन स्टेट प्लेयर्स। लेकिन उसकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए लाजमी होते हैं उनका मानना, उसकी हैसियत सरकारी होती। और अमेरिकी सरकारें जो हैं वो उसके रिकमेंडेशन की रोशनी में अपने फॉरेन रिलेशंस बनाते हैं। उसकी जो 2019 की जो एनुअल रिपोर्ट आई है वो बहुत डैमेजिंग है, बहुत नुकसान पहुंचाने वाली हमारे लिए। उसमें हिंदुस्तान को उन मुल्कों की लिस्ट में शामिल किया गया है जहां पर माइनॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा निशाने पे हैं, जहां माइनॉरिटी के साथ बहुत नाइंसाफ़ी और जुल्म हो रहा है। इसमें नॉर्थ कोरिया और चाइना और पाकिस्तान जैसे मुल्क भी हैं, सऊदी अरब। लेकिन उसमें एक फ़र्क है, ये इस कमीशन की रिकमेंडेशंस जो भी होती हैं उनको यूएस का प्रेसिडेंट वेव कर सकता है, नज़रअंदाज कर सकता है, दरकिनार कर सकता है, जैसा कि वो करता रहा है। चीन के लिए करता रहा है, सऊदी अरब के लिए करता रहा है, पाकिस्तान के लिए करता रहा। लेकिन उसमें एक फ़र्क है, चीन के लिए इसलिए करता रहा है कि अमेरिकन माल चीन में बिकता है, चीन का माल अमेरिका में बिकता है। दोनों में बहुत लड़ाई झगड़े भी हैं, लेकिन दोनों में बड़े लंबे चौड़े पैमाने का ट्रेड भी होता है। सऊदी अरब को इसलिए नज़रअंदाज करता है कि सऊदी अरब अमेरिकी हथियारों का सबसे बड़ा ख़रीदार है। और पाकिस्तान को इस तब लिए नज़रअंदाज करता रहा है, वेव करता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के मामले में उसके लिए बहुत ज़रूरी है। बदकिस्मती से हिंदुस्तान के पास ऐसा कोई लीवरेज नहीं है। और जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं उन रिकमेंडेशंस में यह है कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ जो सलूक किया जा रहा है उसकी वजह से उस पर, और अगर उस पर नहीं तो कुछ इंडिविजुअल्स के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं, रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं। ये बात अजीब व गरीब है कि इससे पहले सिर्फ एक मरतबा हिंदुस्तान का नाम इस लिस्ट में आया था, वो भी 2004 में, जब मोदी साहब गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुए थे और गुजरात में 2002 के दंगे हुए थे। फिर वो हट गया नाम। अब दोबारा इत्तेफाक से उस वक्त आया है जब नरेंद्र मोदी साहब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन इसको भी छोड़िए, इस कमीशन की रिपोर्ट में अमित शाह का नाम 2 बार लिया गया। एक बार तो वो कि जब उन्होंने आसाम में ये कहा था कि जो घुसपैठिए हैं, और घुसपैठिए का मतलब सब जानते हैं कि बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को घुसपैठिया कहा जाता है, चाहे वो यहीं के रहने वाले हों। तो घुसपैठिया जो हैं वो भारत को दीमक की तरह चाट रहे हैं। और दूसरा वो बयान जो उन्होंने दिल्ली में दिया था कि ईवीएम का बटन इतनी ज़ोर से दबाओ कि झटका शाहीन बाग को लगा। ये बातें मेंशन हुई हैं। तो एक बात आपको बता दें, होगा या नहीं होगा, और हमारी दुआ है कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर वो उसकी कंडीशंस मान ली जाएँ, रिकमेंडेशन मान ली जाए, तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों तक के ऊपर वीज़ा की पाबंदी लग सकती है। नरेंद्र मोदी पर लगी हुई थी, जब तक वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तब तक उनको अमेरिका का वीज़ा नहीं मिला था, और इसी कमीशन की रिकमेंडेशन की वजह से नहीं मिला था। तो एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि इसमें चंद ऐसी बातें कही गई हैं जो बिल्कुल, ये तो खैर पहले भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि ये कमीशन इस मामले में कई मरतबा बहुत सारे रेजोल्यूशंस पास कर चुका है, लेकिन एनुअल रिपोर्ट की एक अलग इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि वो दुनिया के हर मुल्क को भेजी जाती है। जो बात जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी, अनएक्सपेक्टेड थी, वो ये
कि कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जिन बातों पर चिंता जाहिर की है, कंसर्न जाहिर किया है, तशवीश जाहिर की है, उनमें से एक बाबरी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट का फैसला। और ये कहा गया है कि ये फैसला जो है ये बिल्कुल एकतरफा है और ये फैसला जो है वो इंसाफ के तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरता और ये बायस्ड है। आपको मालूम है कि वो फैसला उस वक्त हुआ था, उस बेंच ने किया था जिसके चीफ हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर रंजन गोगोई थे। अब रंजन गोगोई साहब राज्यसभा की मेंबरी को अपने लिए ज़्यादा बड़ा इनाम समझते हैं या इस इंटरनेशनल नुक्ताचीनी को अपने लिए बड़ा दाग समझते हैं, इसका फैसला हम उन पर उनके बीवी बच्चों के ज़मीर के ऊपर छोड़ते हैं। इसके अलावा इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में आर्टिकल 370 के बारे में भी चिंता जाहिर की है। ये कोई अच्छा पैगाम नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम लाख ये कहते रहें कि ये तो हमारे अंदर का मामला है, मगर दुनिया नहीं मानती। क्योंकि अगर दुनिया ये तो हम पहले भी कह चुके हैं कई रिपोर्ट्स के बारे में, OIC की रिपोर्ट के बारे में कह सकते हैं कि साहब हमारा इंटरनल मामला है, लेकिन जब आपके बार बार कहने के बावजूद लोग उस इंटरनल मामले पे बोलते ही रहते हैं और दुनिया के सारे मुल्क बोलते रहते हैं, तो उसका मतलब ये है कि आपकी बात नहीं मानी जा रही। लोग इसे नहीं मानते हैं आपका इंटरनेशनल मैटर। तो उसमें 370 की बात भी कही गई है और CAA की बात भी की गई। हिंदुस्तान के साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ था। हिंदुस्तान को बहरहाल यहाँ राइट्स हुए, बड़े दंगे फसाद हुए, हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान को बेसिकली बुनियादी तौर पर गांधी का देश माना जाता रहा और बड़ी मुश्किल से 5-6 साल में भी दुनिया ये मानने को तैयार नहीं थी कि अब आज का हिंदुस्तान जो है वो गांधी का हिंदुस्तान नहीं रहा। अब धीरे 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 ये बात समझ में आने लगी है कि ये गांधी का हिंदुस्तान नहीं है, यह सावरकर और गोलवालकर और मोहन भागवत का हिंदुस्तान है, नहीं है। और आपको ये बता दूं कि हम लाख हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ये बयान देती रही और सबको कहते रही कि आपको हक नहीं है और आपको हक नहीं है, लेकिन अगर हिंदुस्तान के बारे में ये बात लोगों के जहन में बैठ जाती है कि ये अब वो कंट्री नहीं रहा जो कंट्री कभी सेकुलर फोर्सेस में दुनिया की अगुवाई करता था, जो सेकुलर आइडियोलॉजी में दुनिया को के लिए एक लेसन, एक सबक की तरह समझा जाता था, अब वो नहीं रहा। इसकी वजह से एक बात और भी समझ लीजिए, मैंने पहले भी कहा, इससे पहले के एक वीडियो में कह चुका हूँ कि अरब कंट्रीज़ में भी अब जो रिएक्शन हुआ है, इस रिएक्शन की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आप यहाँ बैठकर चाहे जितनी शेखी बघार लें और हमारे जो कबीला है गोस्वामियों, कश्यपियों और क्वात्रों और चौरसियों और चौधरियों और पता नहीं किन किन का, वो चाहे जो कुछ भी चिल्लाता रहे, लेकिन वो एक बात याद रखिए कि कम से कम 2 करोड़ हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के बाहर इन्हीं तमाम मुल्कों में काम करता है। आप उनके साथ उनको खतरे में डाल रहे हैं, आप उनको जवाबदेह बना रहे हैं लोगों के लिए। ये देश प्रेम नहीं है, ये देशद्रोह है। मैं समझता हूँ कि अमेरिकी कमीशन की ये रिपोर्ट आइंदा चंद दिनों में, चंद हफ्तों में हमारे लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन सकती है। इसी सिलसिले में मैं ये बात और बता दूँ कि अचानक ये खबर आई, एक तरफ ये खबर आई इस रिपोर्ट की, और उसके साथ ये खबर आई कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऑफिस को अपने ट्विटर अकाउंट से अनफॉलो कर दिया। ये बात कोई बहुत बड़ी नहीं होती है। आमतौर पर ये होता है कि जब कोई प्रेसिडेंट, किसी अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट किसी मुल्क के दौरे पर जाता है तो उस मुल्क के जो हेड्स हैं,
या उस मुल्क के जो बड़े लीडर्स हैं उनको अपने ट्विटर अकाउंट पर ले लेता है और उसके बाद जब दौरा ख़त्म हो जाता है तो हटा भी देता है। लेकिन मज़ा ये है कि बीजेपी की जो स्पोक्स पर्सन है संबित पात्रा टाइप के, वो बड़ी ज़ोर से चिल्ला रहे थे जब उन्होंने ट्रंप ने इनको ट्विटर फॉलो किया था, नरेंद्र मोदी का और प्रेसिडेंट राम कोविंद का और पीएमओ का, कि देखिए हिंदुस्तान का कितना बड़ा मकाम हो गया है दुनिया में कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप भी जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं। हम जानते थे कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अब जब अनफॉलो कर दिया तो ये बिल्कुल सन्नाटे में। क्यों आप शुरू, अगर आप कह रहे थे कि इतनी बहुत हिंदुस्तान की इज्जत बढ़ गई है तो ये हटाकर तो उन्होंने हिंदुस्तान की इज्जत घटा दी है और आप इस पर बिल्कुल चुप हैं। तो दोस्तों, ये बड़े डबल स्टैंडर्ड्स हैं, दोहरे स्टैंडर्ड हैं और ये कोई अच्छा पैगाम नहीं है कि दुनिया में हमारा इमेज ख़राब होता जा रहा है। इसका मतलब ये है बहुत साफ कि हम दुनिया में अकेले हुए जा रहे हैं और हम आज तक दुनिया में अकेले नहीं थे। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे। तब तक कोरोना से बचते रहिए और अपने घर को, अपनी फैमिली को बचाते रहिए। थैंक यू।